हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का। एक टॉपिक है हमारा जो हमारे इस साल के अंदर जो भी हमारे सूचकांक आए हैं उन सूचकांक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात जो से 2024 के अंदर जो भी सूचकांक आए हुए हैं 2024 के, तो उनका हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। इसमें हम उल्टा चलेंगे, अर्थात सबसे पहले दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर। तो इस तरह से हम चलेंगे। दिसंबर 2024, नवंबर 2024, अर्थात इन महीनों के अंदर जो भी हमारे सूचकांक आए थे उन सूचकांकों का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। ये जो सूचकांक है इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था हमारे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, या अंग्रेजी में कहें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। अब ये इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? ये हमारे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। और जारी करने की तिथि की बात करें तो जारी कब किया गया था? ये हमारे 20 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। अब इस सूचकांक के अंदर सबसे टॉप पे कौन रहा, अर्थात शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष पे कौन रहे? तो ये हमारे डेनमार्क रहा था। जब हम CCPI की बात करें, CCPI का अर्थ होता है हमारे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो हमारे बाकू अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर 2024 को जो आयोजित हुई थी हमारी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों की 29वें सम्मेलन, मतलब COP29 का आयोजन हुआ था। उस दौरान ये जारी किया गया था। CCPI की बात करें, CCPI 2025 में 90% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जो 63 देश है और यूरोपीय संघ है, इनकी जलवायु प्रगति का मूल्यांकन किया है कि इन्होंने जलवायु के सुधार के लिए कितनी प्रगति की है, तो उसके बारे में जानकारी दी है। उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु नीति के मामले में विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जकों पर इसमें नज़र रखी जाती है। अर्थात जो अपने उत्सर्जन के मामले में किन किन देशों ने कितना उत्सर्जन किया है और उत्सर्जन के मामले में कितना सुधार किया है, इन सब के मामलों में ये जो CCPI है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें जानकारी और नज़र रखी जाती है। अब नज़र की बात करें तो इनको 4 श्रेणियों में बांट के देशों को अध्ययन किया गया है। अर्थात देशों के जब आकलन करते हैं तो उनको 4 श्रेणियों में बांट के आकलन किया गया है। इसमें 40% वेटेज दिया गया है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में सुधार कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, जैसे भारत के द्वारा इंटरनेशनल सौर अलायंस का गठन किया गया है फ्रांस के साथ मिलकर। तो इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, फिर ऊर्जा उपयोग में, और लास्ट में हमारी जलवायु नीति आती है। तो हमारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर 20%, ऊर्जा उपयोग की बात करें तो 20%, और जलवायु नीति की बात करें तो 20%। तो इस तरह टोटल मिला के कितना हो जाता है? 100% जो प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। श्रेणियाँ कितनी? 4। जो हमारे CCPI है, CCPI में प्रथम 3 स्थान तो खाली है। अर्थात कोई भी देश खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। दुनिया में बात करें तो दुनिया में कोई भी देश क्या है, जो प्रयास है उनके नगण्य के बराबर है, इसलिए पहले 3 स्थान पे किसी को भी नहीं दिया है। फिर आता है हमारा डेनमार्क। डेनमार्क का स्थान आता है हमारे चौथा स्थान। अब इस सूचकांक है, तो इस सूचकांक में ग्रीन हाउस गैस के 2 सबसे बड़े उत्सर्जक हमारे चीन और अमेरिका, इनको दिया गया हमारे 55वां और 57वां स्थान। तो हमारे 2 देश है कौन से? चीन और अमेरिका, वो भी कितने? बहुत दूर है। तो इस तरह हम रैंकिंग देखें, शीर्ष सूचकांक में शीर्ष हमारे जो 10 देश है, तो पहले, दूसरे और तीसरे पे कोई देश नहीं है। फिर हमारा डेनमार्क है जिसको 78.37 अंक, नीदरलैंड को 69.60 अंक, UK को 69.29 अंक, फिलीपींस को 68.41, मोरक्को को 68.32 अंक। आप इनको देख सकते हैं, धीरे धीरे ये अंक गिरते जा रहे हैं जैसे हम नीचे जा रहे हैं। नॉर्वे हमारे 68.21 अंक, और 10वें नंबर पर हमारे कौन है? भारत। तो इनको, भारत को दिए गए 67.99। तो जलवायु सुधार के मामले में देखें तो भारत ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं। अब ये तो हमने टॉप के देखे थे, अब लोअर के देखते हैं, अर्थात नीचे से। सूचकांक में निम्नस्थ 5 राष्ट्र कौन कौन से होंगे? ईरान सबसे लास्ट, हमारा 67वां, सऊदी अरब 66वां, UAE हमारा 65वां। जिनको स्कोर की बात करें तो काफ़ी लोएस्ट है। लोएस्ट की बात करें तो ईरान को जैसे 17.47, सऊदी अरब 18.15, और UAE इसको 19.54। आप देख सकते हैं इन्होंने जो जलवायु परिवर्तन को सुधारने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। रूसी संघ है, ये 64वें पे आता है, तो कोरिया गणराज्य क्या 63वें पे आता है। तो ये हमारे लास्ट के 5 राष्ट्र थे
जिन्होंने इसको सुधारने के लिए कोई खास विशेष प्रयास नहीं किए। तो कौन कौन से लास्ट के तुम्हारे ईरान और सऊदी अरब है, और टॉप के देखें तो हमारे कौन है, डेनमार्क और नीदरलैंड। भारत की स्थिति देखें तो भारत के 67.99 स्कोर के साथ 10वें स्थान पे। अब भारत की स्थिति की बात करते हैं CCPI इंडेक्स जो हमारा 2025 का है। इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत पिछले साल की तुलना में 3 पायदान फिसल गया, अर्थात भारत की स्थिति खराब हुई है और फिसल के ये गया 10वें स्थान पे आ गया है। CCPI 2024 में हमारे भारत को 70.25 अंक मिले थे, जिसके साथ वो है 7वें स्थान पे था। अब भारत की बात करें तो भारत में कार्बन उत्सर्जन 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर बना हुआ है, अर्थात टन कितना है 2.9, जबकि दुनिया का कितना 6.6। तो इनके मुकाबले भारत का तो उत्सर्जन काफ़ी कम है। अब बात करें हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें, जो पड़ोसी देश है हमारे CCPI 2025 के अंदर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी कैसी स्थिति है। तो स्थिति में हम देखेंगे कौन सा, पाकिस्तान देखेंगे और एक चीन देखेंगे। तो चीन की स्थिति तो हमसे भी खराब है और पाकिस्तान की स्थिति तो वैसे भी खराब होनी है। क्यों? क्योंकि न तो वहाँ उद्योग है, न ही उनके पास सुधार करने के लिए मन है। तो बात करें पाकिस्तान की तो उनके 31वां स्थान है, स्कोर हमारा पाकिस्तान का 56.85 है। तो वहीं चीन की बात करें तो चीन में उद्योग भी ज़्यादा है, तो उनके सुधार के प्रयास भी कम हैं। इस वजह से अमेरिका और चीन क्या बहुत ज़्यादा उत्सर्जन तो करते हैं लेकिन सुधार बहुत से कम करते हैं, इसलिए उनका स्कोर 44.15 ही रहा है। तो इस तरह हमने पहला इंडेक्स पढ़ लिया। पहला इंडेक्स था हमारा कौन सा, इंडेक्स का नाम है हमारे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब इसी के साथ हम दूसरे इंडेक्स पे आते हैं। दूसरा इंडेक्स कौन सा हमारा, दूसरा इंडेक्स हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इंडेक्स का नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। इंग्लिश में भी इसको यही कहेंगे, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। जारीकर्ता कौन है, पॉडुलेंस इंस्टीट्यूट और सैयद बिजनेस स्कूल। सैयद बिजनेस स्कूल और पॉडुलेंस इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को जारी करते हैं। जारी कब किया गया था, 21 नवंबर 2024 को इंडेक्स जारी किया गया था। टॉप पे हमारे कौन है, अमेरिका। इसमें टॉप पे कौन रहा है, हमारे अमेरिका। तो 2024 की बात करें, 2024 में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है 2024 का। इसमें 4 अलग अलग चीज़ों को चेक किया जाता है। इसमें पहले तो हमारी टेक्नोलॉजी आता है, प्रौद्योगिकी, फिर लोग मतलब पीपल, फिर शासन मतलब गवर्नेंस, फिर प्रभाव मतलब इम्पैक्ट। इन 4 चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है और उन चारों के आधार पर उनके प्रदर्शन को देखा जाता है। इस आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता को देखा जाता है। क्या देखा जाता है, नेटवर्क आधारित जो तत्परता है उनको देखा जाता है। और इसमें टोटल कितने मापदंड अपनाए जाते हैं, 54 मापदंड अपनाए जाते हैं। तो 4 तो इसके मेन स्तंभ है, कौन कौन से, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, लोग मतलब पीपल, शासन मतलब गवर्नेंस और प्रभाव मतलब इम्पैक्ट। जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है 2024, इस रिपोर्ट में 78.96 स्कोर के साथ अमेरिका ने टॉप किया है। वहीं इस रिपोर्ट में सिंगापुर और फिनलैंड का स्थान दूसरा और तीसरा है। सिंगापुर का स्कोर क्या है, 76.94, और फिनलैंड का स्कोर क्या है हमारा 75.76 है। तो हमने ये देख लिया दूसरा तीसरा कौन है हमारा, दूसरे पे तो हमारा सिंगापुर और तीसरा कौन है हमारा फिनलैंड। अब साथ ही साथ अब इनका देखा तो हमने भारत का भी देखेंगे। तो भारत के स्कोर की बात करें तो भारत की रैंकिंग क्या है, तो NRI रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में भारत को 53.63 अंक स्कोर के साथ 49वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो भारत का स्थान क्या है, 49वां स्थान रहा। और इस रैंकिंग में भारत ने अपनी जो स्थिति है उसमें 11 पायदान का सुधार किया है। कितना, 11 पायदान का सुधार किया है। जो हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, इस रिपोर्ट में भारत क्या पिछली वाली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो पिछली वाली रिपोर्ट में क्या 60वें स्थान पे था और इस बार कितने 49वीं रैंक पर है। जो हमारे मध्यम आय वाले देश हैं, क्या मध्यम आय वाले देश है, उन समूह में भारत वियतनाम के बाद दूसरा देश बना है। तो भारत से अच्छी स्थिति केवल वियतनाम की है, जो मध्यम आय वाले देश है। अब जो हमने 4 स्तंभ देखे थे, 4 स्तंभों के आधार पर यदि भारत के स्कोर देखें तो भारत को कौन कौन से स्कोर मिलेंगे। तो पहला स्तंभ था हमारा प्रौद्योगिकी, दूसरे पीपल या लोग, फिर गवर्नेंस या शासन, फिर इम्पैक्ट या प्रभाव। तो स्कोर देखें तो भारत को प्रौद्योगिकी में 52.56, लोगों में 51.62, शासन में 49.69 और प्रभाव में 60.56 अंक मिले हैं। इस वजह से भारत का स्कोर थोड़ा काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत ने टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सुधार किया है। तो हमने दूसरा सूचकांक पढ़ लिया है। दूसरा सूचकांक हमारा कौन सा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स।
अब तीसरा सूचकांक आता है हमारा, तीसरे सूचकांक की बात करते हैं, ये है हमारा विश्व भूख सूचकांक। कौन सा है? विश्व भूख सूचकांक 2024, अंग्रेजी में कहेंगे जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। क्या कहेंगे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। संस्करण की बात करें तो संस्करण कौन सा है? 19वां हमारा इंडेक्स है ये जो जारी हुआ है। जारी करता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक आयरिश मानवीय संगठन है, और दूसरा वेल्टर हंगरलिफ। क्या? वेल्टर हंगर हिल्फ, जो एक जर्मन सहायता एजेंसी है। तो आयरिश और जर्मन दो एजेंसियां हैं, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। जारी किया गया अक्टूबर 2024 के अंदर। अब टॉप की बात करते हैं, इसमें टॉप पे कितने? 22 देश रहे। कितने? 22 देशों को टॉप किया गया है समान रूप से। और जो हमारे सबसे लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट में हमारे क्या है? सोमालिया देश है। लोवेस्ट में सबसे आखिरी में कौन आया? सोमालिया देश। तो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें 127 देशों में कुपोषण और बाल मृत्यु दर संकेतकों पर आधारित GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के साथ भूख के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों इनके उपयोग की जो विधि है वो काम में लिए। तो हमने इस 4-5 कुछ पैमाने हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापते हैं। अब बात करें, इसमें प्रत्येक देश को GHI का स्कोर दिया जाता है, और वो किस आधार पे? 4 पैमानों के आधार पे दिया जाता है। और 4 पैमाने कौन कौन से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? सबसे पहला आता है अल्प पोषण या अंडर नोरिशमेंट, अर्थात खाना कम दिया गया है, बच्चों को या फिर लोगों को खाना ही कम मिलता है। दूसरा आता है शिशु मृत्यु दर, अर्थात 5 साल तक की उम्र के कितने बच्चे जीवित रहते हैं, तो ये देखा जाता है दूसरे पॉइंट के अंदर, शिशु मृत्यु दर कितनी। फिर चाइल्ड वेस्टिंग, अर्थात जो कुपोषण होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों का कुपोषण देखा जाता है 5 साल की कम उम्र के बच्चों का, तो उसमें कुपोषण है तो कितने जो सूख जाते हैं बच्चे, तो उनकी बात है, उनको देखते हैं। फिर चाइल्ड स्टंटिंग आती है, अर्थात जो ठिगने बच्चे रह जाते हैं, स्टंट रह जाते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो 4 पैमाने हैं इसके अंदर, अल्पपोषण मतलब अंडर नोरिशमेंट, फिर शिशु मृत्यु दर 5 साल से कम वाले, चाइल्ड वेस्टिंग ये भी हमारे 5 साल से कम वाले वेस्टेड है, और फिर चाइल्ड स्टंटिंग मतलब जो दीर्घकालिक कुपोषण होता है, अर्थात बच्चे ठिगने रह जाते हैं, उनको गिना जाता है। तो इस इंडेक्स में जिन देशों का GHI स्कोर कम होता है, अर्थात वहाँ कम भूखे के लोग हैं, तो इसमें 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। इसमें कितना स्कोर दिया जाता है? 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब सबसे अच्छा, 100 का मतलब सबसे खराब। भूख की समस्याओं की बात करें, इस सूचकांक में 54 देशों को निम्न, 37 देशों को मध्यम, और 36 देशों को गंभीर, और 6 देशों को तो अलार्मिंग श्रेणी में शामिल किया गया है। विश्व की बात करें तो GHI स्कोर है, अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है, तो दुनिया का तो 18.3 है, जो कि ऐसा इस कैटेगरी में आता है, मध्यम कैटेगरी में आता है। तो आपने देखा था 4 कैटेगरियाँ, एक तो निम्न, मध्यम, गंभीर और अलार्मिंग, ये 4 कैटेगरियाँ हैं। इन 4 कैटेगरियों में शामिल किया जाता है इसके अंदर देशों को। और दुनिया का देखें तो दुनिया का कितना? 18.3। तो दुनिया का कैसा स्कोर है? मध्यम स्कोर। अब बात करें वर्तमान में जो वैश्विक भूख सूचकांक है, इसमें 22 देशों जिनका GHI स्कोर 5 से कम है, कितना GHI स्कोर कितना? 5 से कम है, उनको संयुक्त रूप से स्थान दिया है। और वो कितने देश है? 22 देश। कौन कौन से 22 देश है? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया। अब ध्यान रखना इसके अंदर चीन भी है, आप ये ना सोचे कि चीन के अंदर कोई भुखमरी है, चीन के अंदर भुखमरी जैसी चीज़ नहीं है इस इंडेक्स के अनुसार, और इस पर थोड़ा विश्वास भी कम किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है ही। एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनिग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, रूसी संघ, सर्बिया, स्लोवाकिया, तुर्की, UAE, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान। तो इस तरह हमारे टॉप 22 देश हैं जो पहले स्थान पर हैं। तो इंडेक्स तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 22 देश से तो सामने आ ही गए फर्स्ट रैंक में। तो हम लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में हमारे सोमालिया है जो 127वें रैंक पे है, स्कोर इसको 44.1 मिला है। 126वें रैंक पे यमन, 25 पे चाड, 124 पे मेडागास्कर, 123 पे क्या है? कांगो रिपब्लिक आता है, जिनको स्कोर 41.2 यमन को, 36.4 चाड को, 36.3 मेडागास्कर और 34.9 किसको मिला है? कांगो रिपब्लिक को मिला। तो इस तरह हमारी ये लोएस्ट कंट्री है। अब देखते हैं हम हमारे भारत की स्थिति क्या है। GHI 2024 में भारत को 27.3 के GHI स्कोर के साथ 127 देशों में कौन सा स्थान दिया है? 105वां स्थान मिला है। भारत क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उन देशों में शामिल है जहां भुखमरी क्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अब भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भारत की स्थिति ऐसी बना रखी है दुनिया की नज़रों में।
इससे क्या भारत की जो साख है वह कमज़ोर होती है। भारत की स्थिति में सन 2000 और 2008 की बात करें तो 38.4 और 35.2, इनकी तुलना में तो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत क्या खतरनाक श्रेणी में ही रखा हुआ है। भारत में क्या भुखमरी की स्थिति काफ़ी खतरनाक है। अब बात करें पैमानों की, तो पैमाने हमने 4 देखे थे। तो भारत देश के पैमानों के विस्तार देखें तो भारत में 13.7% जनसंख्या अल्पपोषित है, अर्थात उनको पेट भर खाना नहीं मिलता है। तो हमारे कितनी परसेंट जनसंख्या है जिनको खाना नहीं मिलता है? तो हमारे 13.7% जनसंख्या जिनको खाना पेट भर के नहीं मिलता है। फिर बात करें स्टंटेड की। स्टंटेड की बात करें तो 5 साल से कम आयु के 35.5% बच्चे हैं ऐसे जो दीर्घकालीन कुपोषण से शिकार अर्थात जो ठीक नहीं रह जाते। फिर बात करें 18.7% बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के लेकिन वेस्टेड है, अर्थात जो तात्कालिक कुपोषण मतलब उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा और खाना नहीं मिलने की वजह से उनकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और 2.9% बच्चे क्या 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं, अर्थात उनकी आयु 5 साल से कम है। तो इस तरह भारत की स्थिति है। स्थिति आपको एक बार वापस बता देते हैं। जो हमारे 13.7% जनसंख्या अल्पपोषित अर्थात अंडर नॉरिश्ड है। 5 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं जो स्टंटेड है वो 35.5%, वेस्टेड है हमारे 18.7 और 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर जाते हैं वो 2.9% बच्चे। अब बात करते हैं किसकी, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। श्रीलंका, नेपाल। श्रीलंका हमारा 56, नेपाल 68, म्यांमार 74, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान अफगानिस्तान 109 और 116। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से विभाजन रेखा है ये। इसके ऊपर के चारों देश क्या है हमारे भारत से अच्छी स्थिति में, जबकि ये 2 देश भारत की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका में तो अभी कूप भी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी हुए थे, इसके बावजूद भारत से अच्छी स्थिति किसकी है, श्रीलंका की बताई गई। तो श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश इन चारों की स्थिति क्या है भारत से अच्छी बताई गई, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारतीय कैटेगरी में रखा गया। तो कई बार इसी वजह से इसको थोड़ा शक की नज़र से देखा जाता है। बांग्लादेश 84, 109 हमारे पाकिस्तान, 116 हमारे अफगानिस्तान। और ये दोनों देश क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत के साथ अलार्मिंग स्थिति में। तो इस तरह हमने एक और इंडेक्स देख लिया और ये था हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब GHI। अगला इंडेक्स देखते हैं हम, ये हमारा इंडेक्स हो चुका है। अगला इंडेक्स आता है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सूचकांक का नाम क्या है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जो ये हमारा सूचकांक है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, जिसको ग्लोबल मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स भी कहते हैं, MPI। ये जारी कौन करता है, UNDP। UNDP मतलब हमारा संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, ये जारी करता है। जारी करने की तिथि की बात करें तो कब जारी हुआ था, 17 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था। अब बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इस पर प्रकाशित हमारी जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 को UNDP ने OPHI मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की भागीदारी में जारी किया है, अर्थात इनके साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब बात करें वैश्विक MPI की, तो ये तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय माप है। क्या वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय माप है ये, जिसमें गरीबी में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अभाव का आकलन करते हैं, अर्थात उनकी स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है, जीवन स्तर में कितने अभाव हैं, इन सब का आकलन किया जाता है। सूचकांक निर्माण में अपर्याप्त आवास, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, पोषण, स्कूल में उपस्थिति जैसे संकेतों का उपयोग करते हैं, अर्थात उनकी स्वच्छता कैसी है, घर कैसा है, बिजली आती कि नहीं आती, खाने का ईंधन कैसा है, LPG है, लकड़ी से करते हैं, स्कूल में जाते हैं नहीं जाते, स्कूल में कैसी उपस्थिति, इन सब आंकड़ों को देखा जाता है। इसमें क्या है कि 112 देशों के लिए नवीनतम तुलनात्मक आंकड़ों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, 112 देशों के लिए नवीनतम जो तुलनात्मक आंकड़े इनका उपयोग करते हैं। सूचकांक में 21 निम्न आय वाले देश, 87 मध्यम आय वाले देश और 4 उच्च आय वाले देशों को शामिल किया गया। किनको शामिल किया गया, 21 तो निम्न आय वाले देश, 87 मध्यम आय वाले देश और 4 उच्च आय वाले देशों को शामिल किया गया। अब सूचकांक के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सूचकांक में सम्मिलित जो हमारे 6.3 बिलियन लोग हैं, सूचकांक में क्या है, देशों में सम्मिलित देशों में जिन जिन देशों को शामिल किया गया 6.3 बिलियन देशों को शामिल किया गया, जिसमें विकासशील देशों की संख्या कितनी है, हमारे 52%। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 63% वो 6.3 बिलियन लोग हैं, अर्थात जो
63 करोड़ लोग हैं। तो ये जितने भी हमारे ये गरीबी के अंदर है, तो इनसे 92% लोग कहाँ हैं? विकासशील देशों में। विश्व की बात करें तो 1.1 बिलियन लोग गरीब है। दुनिया में कितने लोग गरीब है? हमारे 1.1 बिलियन लोग गरीब है। वैश्विक स्तर की बात करें तो 18 वर्ष तक के 27.9% बच्चे और 13.5% वयस्क क्या है? बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे। तो दुनिया की बात करें तो दुनिया में यही बात है, 18 वर्ष के जो 27.9% बच्चे और 13.5% वयस्क 18 साल से ज़्यादा के अत्यधिक गरीब है। तो ये हमारे आंकड़ों की बात करें आगे, तो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था। इस विश्व युद्ध के बाद 2023 सबसे खराब साल रहा है। जब तक हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यदि कोई सबसे खराब साल आया हमारा 2023 आया। क्यों? क्योंकि इसमें 11.7 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अर्थात विस्थापित हो गए थे। अपना जो मूल स्थान था उनको छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए। अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे विश्व के 110 करोड़ लोगों में से 45.5 करोड़, अर्थात जो कुल गरीबों का 40% है, ऐसे देशों में रह रहे हैं जो संघर्षशील है, अर्थात जहाँ पे संघर्ष जैसी स्थिति है वहाँ पे रह रहे हैं। तो हम इसको देख सकते हैं। अब बात करें दुनिया की, तो दुनिया में 23.4 करोड़ गरीब लोग भारत में रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ हैं? भारत के अंदर। और वो कितने? 23.4 करोड़। और हमारे और देशों की बात करें तो पाकिस्तान में 9.3 करोड़ लोग, इथोपिया में 8.6 करोड़ लोग, नाइजीरिया में 7.4 करोड़ लोग, कांगो में 6.6 करोड़ लोग क्या गरीबी में जी रहे हैं। तो अनुपात में देखें तो भारत की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति लगभग सेम जैसी। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो उस अनुपात में, और पाकिस्तान में तो जनसंख्या वैसे भी कमी है। अब बात करें इन देशों की, इन 5 देशों में कुल 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से लगभग आधे लोग यहीं रहते हैं। दुनिया में जितने गरीब है तो 5 देश कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो। इन 5 देशों में दुनिया के आधे गरीब लोग रहते हैं। विश्व के सबसे गरीब व्यक्तियों में 83.2 कहाँ रहते हैं? हमारे उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं। तो इस तरह हमने एक और इंडेक्स देख लिया। इंडेक्स कौन सा था हमारा? वैश्विक भूआयामी गरीबी सूचकांक 2024। तो इसमें भारत की स्थिति एक बार वापस बता देते हैं आपको। भारत में क्या है? 23.4 करोड़ लोग गरीब है। अब आगे अगला इंडेक्स आता है हमारा कौन सा? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। क्या है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024? शीर्षक क्या हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? विपो, अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संस्करण कौन सा? 17वां। जारी कब हुआ था? सितंबर 2024 में। और इस सूचकांक के अंदर जो टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड है। नवाचार तो आप समझते हैं, इनोवेशन, नई नई चीज़ों को खोजना। और सबसे नीचे कौन रहा हमारा? अंगोला। अंगोला कौन से नंबर पर है? 133वां देश, जिसको कौन सा स्कोर मिला है? 10.2। जो हमारा विपो है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं और विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और तकनीकी क्लस्टर नवाचारी प्रदर्शन को आकलन किया गया। तो दुनिया की जो 100 विज्ञान और तकनीकी क्लस्टर के जो नवाचारी प्रदर्शन है, नई नई चीज़ों को खोजने की बात है, तो उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। 2024 की इस सूचकांक की थीम क्या है? थीम हमारी सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। क्या? सामाजिक उद्यमिता का जो वादा है, इस वादे को उजागर करना इसका थीम है। मतलब अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसकी थीम है। तो हम नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं, खोजने के मामले में हमारा स्विट्जरलैंड सबसे आगे है। अब बात करें कौन कौन सी 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो टॉप कर रही है। स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे, स्कोर इसको 67.5 मिला है। तो वैसे फिर स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर, यूके, कोरिया गणराज्य, ये हमारे टॉप कर रहे हैं। फिर हमारा फिनलैंड, फिर नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। तो ये हमारे टॉप करने वाले राष्ट्र हैं। अब टॉप तो ठीक है, लेकिन हमें तो हमारे भारत की भी बात करनी है। तो भारत में कौन कौन से प्रदर्शन हो रहा है? सूचकांक में भारत के प्रदर्शन क्या रहा है? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है GII 2024 का, तो भारत को 38.3 स्कोर मिला है। और इसके साथ वो कौन से स्थान पे? 39वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 39वें स्थान पर रहा है। पिछले साल की बात करें तो इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला था, इसलिए भारत ने क्या एक स्थान का सुधार किया। तो मतलब पहले 40वें स्थान था और अब कौन सा स्थान है? हमारा 39वां स्थान है। अब देश ने क्या बाजार परिष्करण में 23वां स्थान लिया है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्पादन 22वां, बुनियादी ढांचे में 72वां और व्यवसाय परिष्कार में 58वें
स्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान 51वां स्थान लिया। तो आप इस तरह देख सकते हैं भारत ने कहाँ कहाँ प्रगति की है। जो बाजार परिष्करण है, बाजारों को सुधार है, उसमें तो भारत ने बहुत अच्छा, मतलब 23वां स्थान। ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर 22वां, इसमें काफ़ी अच्छा। कहाँ मात खा गए? बुनियादी ढांचे में। भारत का बुनियादी ढांचा कमजोर है, तो यहाँ मात खा गए। और व्यवसाय परिष्कार में 58वां स्थान और मानव पूंजी अनुसंधान 51वां स्थान। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, अर्थात जब मानव पूंजी मतलब हमारे जो लोग हैं वो कम सक्षम है या फिर जो कम उनके पास कौशल है, इस वजह से हम थोड़े से मात खा रहे हैं, नहीं तो हम इस किसी भी मामले में मात खाने वालों में से नहीं है। तो हमने ये चीज़ देख ली। अब बात करें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर है, इस रैंकिंग में तो भारत चौथे स्थान पे आ गया है। कौन सा? जो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का क्लस्टर की रैंकिंग आई थी, इसमें तो भारत ने क्या है, चौथा स्थान ले लिया है। जबकि ओवरऑल देखें तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? हमारा 39वां स्थान रहा है। बात करें भारत के मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई, ये 4 मेट्रो शहर हमारे, इनमें दुनिया के शीर्ष 100 प्रौद्योगिकी समूहों में सूचीबद्ध किया गया है। इनको क्या किया गया है? दुनिया के जो शीर्ष 100 प्रौद्योगिकी समूह है, इनके अंदर इनको शामिल किया गया है। तो इस तरह हमने एक और इंडेक्स देख लिया। इंडेक्स का नाम था हमारे कौन सा? ये हमारे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, और इसमें भारत का स्कोर क्या है? भारत का स्कोर हमारे 39वां स्थान रहा है, जो कि पिछले साल क्या रहा था? 40वां स्थान। अब अगला इंडेक्स आता है, इंडेक्स का नाम हमारे वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024। इसमें भारत को टीयर 1 का दर्जा मिल गया है। जो हमारा वैश्विक साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा के मामले में भारत को टीयर 1 के जो देश है, उन देशों में शामिल कर लिया गया है। सूचकांक का क्या शीर्षक होगा? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। संस्करण की बात करें तो हमारा 5वां संस्करण है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ITU, इसके द्वारा जारी किया जाता है। जारी कब किया गया था? 12 सितंबर 2024 को ये जारी किया गया था। और हमारे क्या है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024। हमारा ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इसके द्वारा जारी जो रिपोर्ट है, इसमें सदस्य देशों का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर करते हैं। जितने भी सदस्य देश है उनका मूल्यांकन करेंगे, लेकिन किन स्तंभों पे? 5 तरीके। एक तो कानूनी उपाय, अर्थात हम ये देख रहे हैं जो साइबर सुरक्षा है, मतलब किसी के जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जितने भी फ्रॉड होते हैं, तो फ्रॉड का पता लगाना प्लस उसके ऊपर कैसी कार्रवाई की गई है, तो उसके लिए कार्य किया जाता है। तो इसके लिए हमारा कानूनी ढांचा कैसा है, कानूनी उपाय कैसा है, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास, सहयोग, वैश्विक रूप से कैसे सहयोग किया जा रहा है। तो ये हमारे 5 जो स्तंभ है, इनके आधार पर इनको देखा जाता है। और जारी कौन करता है? ITU, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत के शीर्ष टीयर अर्थात टीयर 1 में का दर्जा मिल गया है। भारत को क्या मिल गया? टीयर 1 का दर्जा मिल गया है साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में। भारत इस सूचकांक में 100 में से 98.49 का स्कोर करके रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल हो गया। किस श्रेणी में? रोल मॉडलिंग की श्रेणी में शामिल हो गया। अब बात करें भारत के नए सूचकांक का जो पिछला संस्करण था, उसमें हमारे 57.5 अंक मिले थे, अर्थात जो कम थे, अब हमारा स्कोर बढ़ गया है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जो हमारा 2024 का, इसके टीयर 1 में कितने देशों को शामिल किया गया है? 46 देशों। कितने देशों को शामिल किया गया? 46 देशों को। टीयर 1 में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। अब आप देख सकते हैं कि इसके विश्वसनीयता की, पाकिस्तान जैसा देश भी हमारे साइबर सुरक्षा के जो टीयर 1 के देश है उनके अंदर शामिल है, जबकि हो सकता है कि जो हमारे हैकर्स है सब ज़्यादा पाकिस्तान में ही हो। अधिकांश देश अर्थात जो 105 देश है, उनको ने टीयर 3 और टीयर 4 में जगह बनाई। सबसे ज़्यादा देश कहाँ है हमारे? टीयर 3 और टीयर 4 में। जो हमारे GSI 2024 का इंडेक्स है, इसमें अफ्रीका क्षेत्र ने 2021 के बाद से साइबर सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रगति की है। सबसे अच्छा कार्य किसने किया? हमारे अफ्रीका महाद्वीप में जो देश है उन्होंने किए। सूचकांक में विभिन्न देशों को क्या किया है? टीयर 5 में शामिल किया गया है। अब 5 टीयर कौन कौन से हैं? अब मैं टीयर की बात करूँ तो टीयर कौन कौन से, जिनका स्कोर 95 से 100 के बीच में, वो टीयर 1 में, इनको रोल मॉडलिंग कहेंगे। स्कोर 85 से 95 टीयर 2 में शामिल, उनको प्रगतिशील राष्ट्र कहेंगे। स्कोर 55 से 85 उनको टीयर 3 में, मतलब स्थापित, वो बता रहा था 105 देश क्या है टीयर 3 और टीयर 4 में। टीयर 4 में हमारे होंगे 20 से 55 अंक वाले जो विकासशील देश है, और टीयर 5 में होंगे हमारे बिल्डिंग
अर्थात 0 से 20 अंक वाले जिनके अंक होते हैं। तो इस तरह हमने टीयर 5 देखा। हमारे इंडेक्स का नाम क्या था? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024। अब अगला सूचकांक आता है हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। क्या? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। शीर्षक हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। 20 सितंबर 2024 को इसने विमोचन किया था। और बात करें, केरल लगातार दूसरे साल तक टॉप करता है कि अर्थात हमारे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जारी कौन करता है? फसाई। फसाई मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो ये है, ये इस इंडेक्स को जारी करता है। वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र के दौरान जारी ये सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को, ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। पहली बार क्या हुआ? 2019 में लॉन्च SFSAI है 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का मूल्यांकन कर रहा है। कितने मापदंडों पे? 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर क्या कर रहा है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का मूल्यांकन करता है। अब 5 कौन कौन से मापदंड है? पहला आता है हमारा मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा हमारा अनुपालन, तीसरा खाद्य परिरक्षण और बुनियादी ढांचा और निगरानी, चौथा आता हमारा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, और पांचवा आता हमारा उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये 5 ऐसे मापदंड है जिनके आधार पर हमारे फसाई मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ये इंडेक्स जारी करता है। इंडेक्स तो जारी हो गया। अब इंडेक्स जारी करने के बाद टॉप के 5 राज्य कौन कौन से जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? टॉप करता हमारा केरल, फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, फिर नागालैंड। हमारे 5 राज्य जिन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। ये था हमारा खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। अब आता हमारा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत क्या 6ठे स्थान पे आ गया, अर्थात भारत किसी से कम नहीं है। भारत में क्या है? पेटेंट फाइलिंग के मामले में काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट का नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटीग्रेटर रिपोर्ट है ये, BIPI रिपोर्ट 2024। अर्थात भारत ने पेटेंट के मामले में किसी से पीछे नहीं रहा है। भारत भी अच्छे अच्छे पेटेंट के लिए फाइलिंग कर रहा है। जारी किसने किया? WIPO के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। जारी कब हुआ? ये 7 नवंबर 2024 को जारी हुआ था। वार्षिक आधार पर देखें तो जारी की जाने वाली विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक मतलब जो WIPO रिपोर्ट है, बौद्धिक संपदा फाइलिंग में वैश्विक रुझानों का व्यापक विश्लेषण करती है कि दुनिया का रुझान किस तरफ है। दुनिया के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नए नए नवाचार की तरफ और पेटेंट फाइलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इन रुझानों का विश्लेषण करता है। वर्ष 2024 की जो WIPO रिपोर्ट है, यह प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं होती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन, वृद्धि और विकास, इन पर प्रकाश डालती है कि देशों की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, वहाँ पे पेटेंट कितने दिए जा रहे हैं, कितनी फाइलिंग हो रही है, कितने ट्रेडमार्क पे, कितनी औद्योगिक डिजाइन पे, कितने विकास पर कार्य कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत वर्ष 2023 में 64,480 पेटेंट फाइलिंग के साथ पेटेंट आवेदनों के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर आ गया। अर्थात भारत किसी से पीछे नहीं रह रहा है। भारत ने क्या पेटेंट फाइलिंग के मामले में सबके आगे रह रहा है। और आगे रहते हुए कौन से स्थान पे आ गए? 6ठे स्थान पे आ गए। अब बात करें भारत किस कैटेगरी में शामिल हो गया? भारत की कैटेगरी आ जाती है हमारे बौद्धिक संपदा गतिविधि के मामले में भारत ने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया, इन सब के देशों की जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जगह बना ली है। अब बात करें 2023 की, तो 2023 में भारत ने जो पेटेंट आवेदन है इसमें 15.7% की वृद्धि की है। जो टॉप के 20 देश है इसमें सबसे ज़्यादा है। अर्थात सबसे ज़्यादा यदि किसी ने वृद्धि की है पेटेंट फाइलिंग में तो हमारा भारत है। और कितनी वृद्धि की है पिछले साल के मुकाबले? हमारे 15.7% की वृद्धि की है। और लगातार 5वां साल है जब भारत ने पेटेंट दाखिलों में वृद्धि 2 अंकों में की है। अर्थात इस बार भी कितनी? 15.7, 2 अंकों में वृद्धि की है। और ये लगातार कौन सा साल है? 5वां साल है। तो ये हमारी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। बात करें भारत की, तो भारत के 64,480 जो पेटेंट आवेदन किए गए हैं इसमें 55.2% तो हमारे घरेलू आवेदक है। अर्थात जो भारत में रहने वाले लोगों ने 55.2% आवेदन किए। और जो बाकी के हैं जो हमारे भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने फाइल किए हैं। और ये देश में पहली बार हुआ है कि इतने लोग जो भारत में रहने वाले उन्होंने पेटेंट फाइलिंग की है। भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 149.4% अधिक पेटेंट किए हैं। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में क्या ज़्यादा पेटेंट फाइल
पेटेंट किए हैं। अब 2023 की बात करें तो भारत के किस क्षेत्र में पेटेंट आए हैं सब ज़्यादा, तो 2023 में भारत के औद्योगिक डिजाइन क्षेत्र में आवेदनों की संख्या में कितने 36.4% की वृद्धि हुई है। तो हमने कैटेगरियाँ पढ़ी थी, कैटेगरी में जो हमारी औद्योगिक डिजाइन है इस क्षेत्र में 36.4% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि के साथ भारत वर्ष 2023 में ट्रेडमार्क फाइलिंग में दुनिया में चौथे स्थान पर रहा था। इसमें ट्रेडमार्क फाइलिंग थी, तो ट्रेडमार्क फाइलिंग में दुनिया में कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर रहा था। वर्ष 2023 में भारत की लगभग 90% जो ट्रेडमार्क फाइलिंग है किन के द्वारा की गई, भारत के निवासियों के द्वारा की गई थी। अब 2023 में जो ट्रेडमार्क फाइलिंग थी ये भारतीय निवासियों के द्वारा की गई थी। भारत में बात करें ट्रेडमार्क फाइलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य मतलब 21.9%, कृषि 15.3% और जो हमारा कपड़ा है, जो हमारा टेक्सटाइल है 12.8% के साथ सबसे आगे रहा है। तो इस तरह हमने एक इंडेक्स और देखा, इंडेक्स का नाम क्या है, हमारे विपो के द्वारा वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से स्थान पे आ गया, 6ठे स्थान पे आ गया। तो हमने इस चीज़ को देखा और भारत ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं, ये हमारे 64,480 पेटेंट फाइल किए हैं। अब बात करें तो भारत ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेटेंट आवेदन किए हैं, ये हमारे औद्योगिक डिजाइन क्षेत्र। अब अगला इंडेक्स आता है हमारा, इंडेक्स का नाम है हुरून परोपकारी सूची में। तो ये हमारी हुरून क्या है, परोपकारी सूची है, दानदाताओं की सूची। इसमें हमारे शिव नाडर है, ये टॉप पे है। किस पे है, हमारे टॉप पे है। हमारे शीर्षक क्या है रिपोर्ट का, रिपोर्ट है हमारी एडेलविक हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपिक लिस्ट, अर्थात जो दानदाताओं की लिस्ट है 2024 की, उस लिस्ट है जारी किसने किया है, एडेलविक फाउंडेशन और हुरून इंडिया ने। किसने, एडेलविक फाउंडेशन है और हुरून इंडिया, ये दोनों ने मिलकर क्या किया है, हमारी ये लिस्ट जारी की है। जारी करने की बात करें तो जारी करने की तिथि की बात करें तो कब जारी हुआ, 7 नवंबर 2024 को ये तिथि जारी हुई है। ये जो इंडेक्स है वो जारी हुआ है। जो हमारे एडेलविक और जो हुरून इंडिया है इनके द्वारा जारी भारत के दानवीरों की इस नई सूची में जो हमारे SCL के फाउंडर, ठीक है, SCL के जो को फाउंडर है शिव नाडर, ये दुनिया के सबसे बड़े दानदाता ये दानवीर साबित है। अब बात करें शिव नाडर और उनके जो परिवार है, उन्होंने 2023-24 में 2153 करोड़ का दान किया है। अब ध्यान से हम देखेंगे तो दुनिया की 10 टॉप हस्तियां, उनमें 4625 करोड़ का दान किया है। अब ध्यान से देखेंगे तो लगभग आधे दान हमारा केवल एक अर्थात शिव नाडर और उनके परिवार के द्वारा किया गया है, जो सूची में कुल दान का लगभग 53% है। तो हमने देखा सूची के जो युवा दानवीरों की बात करें तो एशियन पेंट्स के 35 वर्षीय विवेक वकील है, जो मालिक है, कम उम्र के दानवीर है। कौन, विवेक वकील, जो सबसे कम उम्र के दानवीर है। उन्होंने 8 करोड़ का दान किया। कितना, 8 करोड़ का दान किया। वर्ष 2023 के सबसे कम उम्र के दानवीर कौन थे, जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत। अर्थात पिछली बार के तो कौन थे, निखिल कामत, और इस बार के कौन, हमारे 35 वर्षीय विवेक वकील। तो इस तरह हमने देख लिया इसके बारे में। तो हमारे विवेक वकील है, उन्होंने कितना दान किया, 8 करोड़ का दान किया है, जो किसके हैं, एशियन पेंट्स के मालिक। अब बात करें सूची के 10 परोपकारी की बात करें, टॉप पे हमारे क्या है, शिव नाडर, इन्होंने 21.53 करोड़ का दान किया है। किस क्षेत्र में, शिक्षा में। मुकेश अंबानी की बात करें तो इन्होंने 407 करोड़ का दान किया है। किनको, वंचित समुदाय को। बजाज परिवार की बात करते हैं, इन्होंने 352 करोड़ का दान किया। किस क्षेत्र में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में। कुमार मंगलम बिरला थे, इनके द्वारा 334 करोड़ का दान किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में दान किया गया। गौतम अडानी हमारे, तो गौतम अडानी ने 330 करोड़ का दूरस्थ गांव में शिक्षा के लिए। नंदन नीलकर्णी ने 307 करोड़ का इकोसिस्टम बिल्डिंग में। कृष्णा विचिवकुला ने 228 करोड़ शिक्षा में। अनिल अग्रवाल ने शिक्षा में 181 करोड़। सुस्मिता और सुब्रतो बागची ने हमारे 179 करोड़ दिए हैं पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। रोहिणी नीलकर्णी ने 154 करोड़ दिए इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए। तो हमारे 10 सबसे बड़े दानवीर है, जिसमें सबसे ऊपर कौन, हमारे शिव नाडर। अगली आती है हमारे ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल सूची 500 की, 500 सूची जारी की गई है, फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनियों की सूची है। तो कंपनी की सूची में बात करें तो वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म कंपनी हमारी फॉर्च्यून, इसके द्वारा वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 5 अगस्त 2024 को जारी की गई थी। जब 5 अगस्त 2024 को जारी की गई
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कंपनियों को 31 मार्च 2024 को या उससे पहले समाप्त होने वाले उनके जो वित्तीय वर्ष है उनके राजस्व के आधार पर बांटा गया है। अब बात करें आधार की, तो अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार क्या किया है, 11वें वर्ष सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। क्या किया है, 11वें वर्ष भी अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। किसने? अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने। 11 साल से टॉप रही है हमारी ये। अब टॉप की बात करें, पहले रैंक में आती है हमारी कौन सी कंपनी? वॉलमार्ट, जो अमेरिका की है। फिर अमेजन, अमेरिका की है। दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हमारी स्टेट ग्रिड, जो हमारी चीन की है। 4 पे हमारी सऊदी अरामको, जो सऊदी अरब की है। 5 में हमारे सिनोपेक, जो चीन की है। फिर आती है हमारे छठे नंबर पे कौन सी? छठे नंबर पे आती है हमारी चाइना नेशनल पेट्रोलियम, चीन की है। 7वें पे एप्पल, अमेरिका की। 8वें पे हमारी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, अमेरिका की। 9वें नंबर पर हमारे बर्कशायर हैथवे, अमेरिका की। 10वें पे हमारे CVS हेल्थ, ये हमारे अमेरिका की है। तो इस तरह 10 कंपनियां हमने देखी जो दुनिया के अंदर टॉप आती है। टॉप 500 कंपनियां जो हमारे फॉर्च्यून ने लिस्ट बनाई है उसकी। अब बात करें इस सूची में भारतीय कंपनी की क्या स्थिति है। भारतीय कंपनी की स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या, 2024 ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। तो 500 कंपनियां हैं, 500 कंपनियां भारत की कितनी है? 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। तो मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे टॉप पे रखा गया है। जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, RIL, तो वर्ष 2024 इसकी इस सूची में 2 पायदान चढ़ गए। क्या है? 2 पायदान चढ़ गई है कंपनी हमारी, और 86 स्थान पे पहुंच गई। पहले कितनी भी, ये हमारे 88वें स्थान पे थी। अभी हमारी कंपनी है जो 86वें स्थान पे पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो ये भारतीय कंपनी है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इस रैंकिंग के अंदर टॉप रही है, 86वें रैंक पे रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसमें 2 अंकों का सुधार किया है। दूसरी कंपनी आती है हमारी कौन सी? जीवन बीमा निगम, तो जो हमारे LIC है, 12 अंकों के सुधार के साथ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिर हमारी जो पेट्रोलियम की कंपनियां ध्यान से देखेंगे ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, BPCL, ये आपको पता है पेट्रोलियम की कंपनियां, तीनों ने खराब प्रदर्शन किया है। 22% माइनस, 22 माइनस और 25 माइनस। तो पिछली बार की जो इनकी रैंकिंग थी, इनमें सुधार होने की जगह गड़बड़ हो गई, अतः इनमें 22 और 25 इतनी रैंकिंग इनकी गिर गई। तो देखें तो भारतीय स्टेट बैंक ने काफ़ी अच्छा सुधार किया, 57 अंक आगे बढ़ गए। टाटा मोटर्स की बात करें तो 66 अंक आगे बढ़ गए। पहले HDFC तो ये 500 कंपनी की लिस्ट में था ही नहीं, अब लेकिन अब शामिल हो गया है। राजेश एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है और 473 के साथ अभी शामिल हो सकता है आगे बाहर हो जाए, लेकिन आगे शामिल हो, तो ये हो सकता है शामिल हो या ना हो। तो इस तरह हमने देख लिया जो 500 कंपनी की सूची है किसकी? फॉर्च्यून कंपनियों की। तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां थी? कुछ कंपनियां बाहर होने की कगार पे, कुछ कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ कंपनियां हैं जो शामिल है। तो टोटल कितनी कंपनियां? हमारी 9 कंपनियां हैं जो 500 में शामिल हो गई। अब हम बात करेंगे एक और इंडेक्स की। अगला इंडेक्स आता है हमारा NIRF, इंडिया रैंकिंग इंडेक्स 2024। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 12 अगस्त 2024 को इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। क्या? इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया। यह क्या, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का लगातार 9वां संस्करण है। क्या? 9वां संस्करण है उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन है, इसकी इंडिया रैंकिंग का 9वां संस्करण है। इसमें वर्ष 2015 में शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई जो हमारे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसका उपयोग किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, किन्होंने जारी किया? ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री। 12 अगस्त 2024 को जारी की गई थी। इंडिया रैंकिंग के 2024 के संस्करण में 3 नई श्रेणियां, मतलब राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय, इनको भी जोड़ा गया है। तो 3 नई जो कैटेगरी है इनमें जोड़ी गई है। इससे क्या है, हमारी इंडिया रैंकिंग का मौजूदा पोर्टफोलियो बढ़ के 16 श्रेणियों और विषयों की बात करें तो 8 श्रेणियों और 8 विषय तक पहुंच गया है। मापदंड और वेटेज की बात करें तो इसमें NIRF में चिन्हित किए गए जो मापदंड है, इनको 5 व्यापक श्रेणियों और 10 पैमानों पर उनका वेटेज दिया गया है। और वो 5 मापदंड कौन कौन से और उनका वेटेज भी देख ले। 5 मापदंड कौन कौन से हमारे? एक तो हमारे क्या है, शिक्षण और सीखना, शिक्षण, सीखना और संसाधन,
इसको तो 30%, अनुसंधान और पेशेवर कार्य प्रणाली को 30%, स्नातक परिणाम को 30%, संपर्क और समावेशिता को 10% और धारणा को 10%। तो इस तरह हमारे 5 मापदंड है और उनके जो वेटेज है वो दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। इंडिया रैंकिंग 2024 श्रेणी और विषयवार जो शीर्ष संस्थान है, तो शीर्ष संस्थान देख लेते हैं हमारे भारत के कौन कौन से संस्थान है जो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्य की बात करें तो हमारे टॉप करते हैं हमारे IIT मद्रास। ओवरऑल की बात करें तो IIT मद्रास जो टॉप कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो हमारा बेंगलोर का है, तो इन्होंने टॉप किया है। फिर हमारे सार्वजनिक राज्य के जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय, तो वो उस कैटेगरी में हमारे अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, ओपन यूनिवर्सिटी में हमारे इग्नू है अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इनको शामिल किया गया। कौशल में हमारे सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी पुणे की है, इसको शामिल किया गया। कॉलेज में हमारा हिंदू कॉलेज है दिल्ली का, उससे अनुसंधान संस्थान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नवाचार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, इंजीनियरिंग में हमारा IIT मद्रास, प्रबंधन में IISc अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द जो नई दिल्ली में है। फिर वास्तुकला और योजना के अंदर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, कानून में हमारा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, दंत चिकित्सा में हमारे सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, और कृषि और संबद्ध क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इनको शामिल किया गया है। तो हमारी NIR रैंकिंग थी जिसके अंदर क्या है, इन इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, 2024 के अंदर जारी की गई थी। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर हमारे कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है। अब आता है हमारा हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इंडेक्स का नाम क्या है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हैंडले और पार्टनर्स के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के पासपोर्ट क्षमता को मापने के लिए, कारण क्या है हमारा पासपोर्ट क्षमता को मापन करना, तो मापने वाला ये सूचकांक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये कब जारी किया गया, 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। वर्ष 2024 के लिए जारी इस वैश्विक रैंकिंग में 199 पासपोर्ट और 227 जाने वाले स्थल मतलब यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान सूचकांक की बात करें तो वर्तमान सूचकांक में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल मतलब शीर्ष स्थान पे, जिसके नागरिक दुनिया के 227 जगहों पे 100 में से 195 जगह पे बिना वीजा के फ्री में यात्रा कर सकते हैं। क्या बिना वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे कितने, सिंगापुर टॉप पे है, कितने 195 डेस्टिनेशन है 227 में से, तो हमारे सिंगापुर टॉप पे, तो उसे टॉप पे रहने दो, इसी दिन हम भी टॉप होंगे। तो पासपोर्ट की बात करें सिंगापुर टॉप पे 192 के साथ हमारे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है। 191 के साथ हमारा ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन है। 190 के साथ ही हमारे बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। 189 के साथ हमारे ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल है। तो हमने पासपोर्ट के मामले में 3 तो कैटेगरियाँ देख ली जो रैंक दी गई है। अब बात करेंगे कि ये तो हमारे टॉप वाले थे। अब लो वाले देखें तो लो वाले में तो वैसे भी हमारे अफगानिस्तान है जिसकी रैंक 103वीं, क्या 103वीं रैंक हमारी अफगानिस्तान की। फिर सीरिया की बात करते हैं 102वीं रैंक हमारी सीरिया की। इराक की हमारी 101वीं रैंक है। अब स्कोर की बात करें तो अफगानिस्तान को 26 स्कोर, सीरिया को 28, तो हमारी जो इराक है इसको 31वीं स्कोर मिला है। अब बात करें भारत और पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, पड़ोसी देशों में क्या क्या चल रहा है। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 58 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 82 स्थान पे। कौन से स्थान पे, भारत 82 स्थान पे जो वीज़ा फ्री स्कोर के साथ। भारत के इस इंडेक्स के जो पिछले संस्करण थे उसमें 84वें स्थान पे था और 2022 में 83वें स्थान पे। क्या 2022 में तो 83वें स्थान पे था और 2023 में 84वें पे और 2024 में हमारे 82वें स्थान पे आ जाता है। अब बात करते हैं इनके पड़ोसी देशों की स्थिति। भारत के पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है। चीन की बात करें तो चीन को 59वीं रैंक, म्यांमार को 92वीं, श्रीलंका को 93, बांग्लादेश को 97, नेपाल को 98 और पाकिस्तान को 100वीं रैंक मिली। तो भारत की स्थिति तो काफ़ी अच्छी चल रही है इनके मुकाबले, तो क्योंकि भारत का स्कोर मिला है, हमारा 82वां स्थान मिला है।
तो पड़ोसियों में हमारा चीन ही थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है हमसे, नहीं तो बाकी सारे देश हमसे थोड़ा, कई तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसे पाकिस्तान तो वैसे भी पीछे ही रहेगा इस मामले में। सूची में से शामिल करो या मत करो। अब आगे बात करेंगे, ये हमने कौन सा देख लिया था, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स देख लिया जो 2024 का, इसके बारे में देख लिया। इसके बाद अगला इंडेक्स आता है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इंडेक्स। कौन सा? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इंडेक्स 2024, मतलब जीवन यापन लागत वाले शहरों की रैंकिंग कर रहे हैं कि कौन सा शहर महंगा पड़ता है, कौन सा शहर सस्ता है, कौन सा शहर कैसा है। तो उन शहरों की रैंकिंग कर रहे हैं। जारी किसने किया? मर्सर ने। शीर्ष पे कौन हमारे, टॉप पे कौन हमारे? हांगकांग। मर्सर के द्वारा जून 2024 में जारी वार्षिक कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है 2024 उन लोगों के लिए मूल्यवान रुझान और अंतर्दृष्टि देते हैं जो वैश्विक गतिशीलता संचालन में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि कोई घूमने जाना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कौन कौन से शहर में जाने पे कितना महंगा पड़ेगा कौन सा शहर, या फिर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो बिजनेस स्थापित करने में कितना पैसा लगेगा। तो जो गतिशीलता है वैश्विक, तो उसको पता करने के लिए हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इंडेक्स बहुत ज़्यादा काम आता है उन लोगों के। तो रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में दुनिया के 226 जो शहर है उनको सूचीबद्ध किया है। इसमें रहने के लिए सबसे महंगे से लेकर सबसे खर्चीले या सस्ते जो शहर है उनको रैंकिंग किया गया है। बात करें दुनिया के सबसे 10 महंगे शहर, हांगकांग जो देश हांगकांग में, सिंगापुर में, ज्यूरिक हमारे स्विट्जरलैंड में। तो हमारे स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा महंगे शहरों में से शामिल है, जैसे जिनेवा और बेसल और बर्न, चारों के चारों हमारे स्विट्जरलैंड में। ये बेसल तो आपको पता होगा जो हमारे बैंकिंग के मानक होते हैं, बेसल मानक होते हैं जो हमारे स्विट्जरलैंड से अपनाए गए। तो ये बेसल और बर्न हमारे स्विट्जरलैंड से। न्यूयॉर्क फिर हमारे अमेरिका, यूके हमारे लंदन है, बहामास में नसा हुआ। तो ये हमारे सबसे महंगे शहरों में शामिल है। अमेरिका का एक लॉस एंजल्स है जहाँ सट्टे खेले जाते हैं, अर्थात जो पब वब और ये चीज़ें, तो महंगा है लॉस एंजल्स। अब बात करेंगे सबसे सस्ते शहर। तो सस्ते शहरों की बात करें हम, गरीबों के शहर, तो हमारे नाइजीरिया का अबूजा शहर है जो लास्ट 226वें रैंक पे। नाइजीरिया का लागोस है 225वें। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। वैसे भारत की हैदराबाद की बिरयानी के नीचे नीचे पूरी दुनिया की सारी बिरयानी है, लेकिन इस्लामाबाद में जाके आप कलेजी भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान में हमारा शहर बिस्केक, तो ये 223वें स्थान पे। पाकिस्तान का फिर कराची, तो कराची जो हमारे आतंकवादी संगठनों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो विश्व के सबसे कम खर्चीले सस्ते शहर कौन कौन से? ये शहर हमारे अबूजा, लागोस, इस्लामाबाद, बिश्केक और कराची। अब दुनिया की तो बात कर ली, भारत की कैसी स्थिति चल रही है। तो भारत की स्थिति देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग में कौन सा शहर महंगा, कौन सा शहर सस्ता। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो मर्सर सर्वे है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे महंगा शहर हमारा मुंबई। इससे पहले दिल्ली पर महंगा था, लेकिन अब मुंबई महंगा है। अब दिल्ली दूसरे नंबर पे आ गया। महंगे शहरों में बात करें, चेन्नई तीसरे स्थान पे, तो चौथे स्थान पर हमारा बेंगलोर आ जाता है। पांचवें स्थान पे हमारे क्या? हैदराबाद है। तो शहरों की बात कर रहे हैं हम, शहरों में हमारा मुंबई टॉप पे 136वीं रैंक है, दिल्ली की 165वीं रैंक, चेन्नई की 189वीं रैंक, बेंगलोर की 195वीं रैंक और हैदराबाद की 202वीं रैंक के साथ 5वां स्थान रहा है भारत की दृष्टि। तो इस तरह हमने रैंकिंग देखी है। किस इंडेक्स का नाम हमारे, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इंडेक्स 2024। फिर अगला इंडेक्स आता है हमारा एचडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। एचडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की बात करें तो देश का जो थिंक टैंक है, देश के थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात जो नीति आयोग कहते हैं जिसको, इस आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य मतलब एचडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया। कब? 12 जुलाई 2024 को। कब जारी किया? 12 जुलाई 2024 को अपना एचडीजी इंडिया इंडेक्स जारी कर दिया है। ये सूचकांक क्या, इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। मतलब इससे पहले 2018 में, 19-20 में और 2020-21 में ये सूचकांक जारी हो चुका है। चौथी बार जारी हुआ है। एचडीजी इंडिया इंडेक्स भारत के राज्यों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें सतत विकास की जो प्रगति है उसको दर्शाता है। सतत विकास किस तेजी से आगे बढ़ा है। एचडीजी इंडेक्स की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी बात करें तो देश के लिए इसने एक स्कोर दिया है, वो स्कोर कौन सा है? 71 है।
तो हमने स्कोर देख लिया। इस साल का स्कोर क्या हमारा 23-24 के लिए 71 स्कोर है एसडीजी इंडेक्स का। 2020-21 की बात करें तो इसमें 66 था, 2018 में तुम्हारा 57 था। इससे हमें पता चलता है भारत काफ़ी तेज़ी से एसडीजी इंडेक्स के जो इस पैरामीटर है, इंडिकेटर है, इनमें बेहतर कार्य कर रहा है। राज्यों के लिए जो स्कोर है 2023-24 में 57 से 79 तक है। क्या राज्यों में कोई स्कोर दिया है 57 से 79 तक है 2023 में। तो 18 में तो हमारे 42 से 69 तक ही था। ठीक है, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर में सुधार हुआ है। अब सुधार की बात करें तो 17 हमारे पैरामीटर होते हैं इसके अंदर एसडीजी इंडेक्स के अंदर। तो कौन कौन से पैरामीटर के अंदर कितना कितना सुधार हुआ। तो लक्ष्य हमारा 13वें नंबर का लक्ष्य है 17 लक्ष्यों में से, जिसका कहते हैं जलवायु कार्रवाई। तो इसके स्कोर में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई है। जो हमारा 2020-21 में 54 था, उससे बढ़ के कितना हो गया 67। इस वजह से भारत में ज़्यादा सुधार हुआ। गरीबी उन्मूलन में 60 से लेके 72 में वृद्धि हुई है। अब बात करें जो हमारे इस कैटेगरी में 10 नए राज्य शामिल हुए हैं, वो कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, दमन दीव। इनके साथ 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस में आ गए, अग्रणी श्रेणी में। अग्रणी श्रेणी का मतलब है जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में होता है। तो फ्रंट रनर होते हैं वो अग्रणी श्रेणी, तो उनके अंदर शामिल हो गए। और कितने हो गए हमारे 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जबकि 2020-21 में तो ये कितने थे और 22 थे, जो फ्रंट रनर में शामिल हो गए। अब 2018 की बात करें, 2018 और 2023-24 के बीच में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश, जिसके स्कोर में कितनी 25 की वृद्धि हुई है 18 से 23-24। उसके बाद हमारे 23-24 में मतलब 5 साल में वृद्धि करने वाले फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा और पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इनके स्कोर की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने तो हमारे 21, उत्तराखंड ने 19, सिक्किम ने 18, हरियाणा ने 17, असम, त्रिपुरा और पंजाब ने 16-16, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ने 15-15 अपने स्थानों में सुधार किए 5 साल के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी प्रगति मानी जा सकती है। जो हमारा लक्ष्य बनता गरीबी उन्मूलन, ठीक है, 2020-21 में सूचकांक 3 से सूचकांक 4 तक 12 अंकों तक सुधार किया है, जो सबसे आगे बढ़ाने में जिसको योगदान है हमारे कौन सा, पहला वाला गरीबी उन्मूलन। जो बहुआयामी गरीबी है तो हमारे 15-16 और 19 से 21 है। इसके बीच में हमारे 24.8% से घट के कितनी रह गई, हमारे 14.96% ही रह गई। तो कभी कभी कुछ इंडेक्स में हमारे जो पॉवर्टी इंडेक्स में, इसमें तो भारत ने काफ़ी खराब किया है, लेकिन इसके अनुसार भारत ने काफ़ी अच्छा किया है। फिर 2022-23 की बात करें तो 2022-23 के लिए बहुआयामी गरीबी में गिरावट आने की संभावना है। क्या बहुआयामी जो गरीबी है इसमें गिरावट आने की संभावना, और ये 11.28% हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी, 11.28% हो जाएगी। 2013-14 और 2022-23 के बीच में 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलेंगे। क्या होंगे, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलेंगे। तो हमने ये इंडेक्सेस की रूपरेखा देख ली। अब बात करते हैं किस राज्य को कितना स्कोर मिला है। उत्तराखंड हमारे 79 के स्कोर के साथ 7 बढ़ा है इसका स्कोर। सब फ्रंट रनर है। केरल 79, तो उत्तराखंड और केरल दोनों साथ साथ है। केरल में 4 अंकों का सुधार हुआ है। तमिलनाडु को 78, 4 अंकों का सुधार। गोवा में 77, 5 अंकों का सुधार। हिमाचल प्रदेश 77, 3 अंकों का सुधार। पंजाब 76, 8 अंकों का सुधार। सिक्किम 76, 5 अंकों का सुधार। तो वैसे कर्नाटक 75, 3 अंकों का सुधार। गुजरात 74, 5 अंकों का सुधार। आंध्र प्रदेश 74, 2 अंकों का सुधार। तेलंगाना 64, 5 अंकों का सुधार। महाराष्ट्र 73, 3 अंकों का सुधार। मिजोरम 72, 4 अंकों का सुधार। हरियाणा 72, 5 अंकों का सुधार। मणिपुर 72, 8 अंकों का सुधार। त्रिपुरा 71, 6 अंकों का सुधार। पश्चिम बंगाल 70, 8 अंकों का सुधार। राजस्थान 67, 7 अंकों का सुधार। तो आप देख सकते हैं हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 67 अंक है इस बार की, और सुधार कितना हुआ है, हमारे 7 का अंक सुधार हुआ है। मतलब पिछली बार जो हमारा एसडीजी इंडेक्स आया था पिछली बार, तो उसमें कितना स्कोर मिला था राजस्थान को, 60 अंक मिले थे। कितने, 60 अंक मिले थे। और अब कितने मिल गए हमारे, 67 अंक मिल गए। तो राजस्थान ने भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा सुधार किया है।
मध्य प्रदेश की बात करें 67 अंक, 5 का सुधार। उत्तर प्रदेश 67 अंक, 7 का सुधार। छत्तीसगढ़ हमारा फिर छत्तीसगढ़ ने 67 अंक, 6 का सुधार किया है। उड़ीसा ने 66 अंक, 5 का सुधार। असम ने 65 अंक, 8 का सुधार। अरुणाचल प्रदेश 65 अंक, 5 का सुधार। मेघालय 63 अंक, 3 का सुधार। नागालैंड ने 63 अंक, 2 का सुधार। झारखंड 62 अंक, 6 का सुधार। बिहार ने 57 अंक, 5 का सुधार किया। इस तरह हमने राज्यों की सूची देख ली। अब बात करें हम केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उनकी क्या स्थिति है। सबसे पहले आता हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने 77 अंक, 2 का माइनस हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर को 74 अंक, 8 का सुधार। पुदुचेरी में 74 अंक, 6 का सुधार हुआ है। फिर जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 70 अंक, 3 का सुधार। दिल्ली है 70 अंक, 2 का सुधार। दादर नगर हवेली और दमन दीव है 66 अंक, 4 का सुधार। लक्षद्वीप 66 अंक, 2 का नुकसान हुआ। लद्दाख में 65 अंक, 1 का नुकसान हुआ। तो इस तरह हमारा जो SDG इंडिया इंडेक्स है, जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है 2024 का, ये जुलाई में जारी हुआ था, उसको हमने सारे के सारे देख लिया है। तो राजस्थान का क्या रहा है और भारत का कितना है। भारत का हमारा 71 अंक है, तो वैसे राजस्थान का जो स्कोर हमारा कितना 67 है। तो ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में होगा। इसमें हम पार्ट फर्स्ट का लास्ट इंडेक्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे के इंडेक्स हमने दूसरे पार्ट में देखेंगे। क्या वैश्विक जनरेटिव AI है। इन नवाचारों में भारत 5वें स्थान पे आ गया। संयुक्त राष्ट्र निकाय वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO है, इसकी नवीनतम रिपोर्ट की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पेटेंट संख्या है, इसके मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पे आ गया। तो जनरेटिव AI है, परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसमें पेटेंट के मामले में भारत क्या 5वें स्थान पे आ गया। रिपोर्ट की बात करें तो भारत ने वर्ष 2014 से 2023 के बीच में चर्चित तकनीक के बारे में 1350 पेटेंट फाइल किए। प्रकाशित जो जनरेटिव AI पेटेंट है, इनकी संख्या के मामले में भारत ने ब्रिटेन के साथ 6ठे स्थान पर रहा है, जबकि जर्मनी को इसने पीछे छोड़ दिया है। और पेटेंट की बात करें तो पेटेंट की कुल संख्या के मामले में चीन 38,210, अमेरिका 6,276 और कोरिया गणराज्य 4,165। जापान 3,409 प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। अर्थात प्रथम पे हमारे चीन, अमेरिका जो द्वितीय पे, कोरिया गणराज्य तृतीय पे और चौथा जो हमारे जापान है। हम कुछ और देख लेते हैं, और इंडेक्सेस देख लेते हैं। अगला इंडेक्स आता है हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। कौन सा हमारा, ये लास्ट रहेगा हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 की बात करें, इसको एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI भी कहते हैं। वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 19 जून 2024 को जारी हुआ था लास्ट अभी। और टॉप पे कौन रहा हमारे, स्वीडन। स्वीडन क्या करता है, ऊर्जा संक्रमण के मामले में काफ़ी अच्छे कार्य कर रहा है। जो एक्सचेंजर नामक संस्था है, इसके सहयोग से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट का छापी गई, जिसका विषय क्या था, प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देगा 2024। ठीक है, देना। तो ये हमारे विषय है, मतलब फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या है, एक न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दुनिया में चयनित जो देश है उनकी प्रगति और तैयारियों का आकलन करेगा। 120 देशों की प्रगति का आकलन करें तो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 83% देश ऊर्जा प्रणाली प्रदर्शन के 3 आयाम, मतलब सुरक्षा, समानता और स्थिरता, इनमें कम से कम एक में पिछले साल की तुलना में पिछड़ गए। किसी एक में तो हर कोई देश पीछे की तरफ खिसका है। इसकी बात करें तो भारत, चीन और ब्राज़ील के द्वारा बहुत अच्छे सुधार किए गए। तो संक्रमण सूचकांक में टॉप पे हमारा स्वीडन है, फिर हमारा डेनमार्क, फिर फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस। तो स्कोर भी आप साथ के साथ देख सकते हैं। स्वीडन का 78.4, डेनमार्क का 75.2, फिनलैंड का हमारा 74.5, स्विट्जरलैंड का 73.4, फ्रांस का 71.1, नॉर्वे का 69.9, आइसलैंड हमारे 68, ऑस्ट्रिया 67.9, तो हमारा एस्टोनिया 67.8, नीदरलैंड 66.7। अब नीचे की स्थिति की बात करें तो लास्ट कौन है, 120 पे हमारा कांगो, स्कोर 42, 119 के साथ यमन, स्कोर 43,
108, तंजानिया 118 स्कोर 44.3, मोजाम्बिक 117 स्कोर 45.3, मंगोलिया 45.4। ये तो हमने नीचे के और ऊपर के राष्ट्र देखे। अब भारत की क्या स्थिति है सूचकांक में। सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। WEI के द्वारा जारी जो 2024 का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, इसमें 120 देशों में से भारत को 55.3 के ETI स्कोर के साथ भारत ने क्या 63वां स्थान लिया है। इस सूचकांक में भारत को पिछले वर्ष 67वां स्थान मिला था। WEI के अनुसार भारत ने ऊर्जा इक्विटी, सुरक्षा और स्थिरता में काफ़ी सुधार किया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा पहुंच में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा के मामलों में काफ़ी प्रगति की। इसके अलावा बात करें तो भारत ने चीन हरित प्रौद्योगिकी के विनिर्माण के लिए मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। भारत और चीन के हरित प्रौद्योगिकी विनिर्माण के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन की बात करते हैं 1.7 टन है, जो दुनिया का 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत पीछे, मतलब 60% कम उत्पादन करता है। तो इस तरह हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया है। जो हमारे इंडेक्सेस थे विश्व के अंदर जारी किए जाते हैं, पार्ट फर्स्ट ये है। पार्ट सेकंड जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए इंडेक्सेस को पढ़ेंगे। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।